गुड मॉर्निंग। 65th बीपीएससी मेंस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो उसका काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है और इस बार तो उम्मीद किया जा रहा है कि कम से कम इस बार डेट कोई रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कई बार डेट रिवाइज हो चुका। तो अब जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, जो 65th का बीपीएससी मेंस उनको देना है, तो मुझे लगता है कि अब उनको छुट्टी ले लेना चाहिए, लेकर के आज 3 नवंबर है। अब कम से कम एक राउंड अपने जो सिलेबस है उसका वो तेजी से रिवीजन कर जाएं। कोचिंग से, आस्था ये से जो भी अब इस लेवल पे जो हेल्प चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, वो सारा सपोर्ट आप कहिए क्या क्या सपोर्ट चाहिए, मैसेज करिए और उस मैसेज पे आपको रिप्लाई, उस मैसेज के अकॉर्डिंग आपको जो भी जरूरत है वो सब आपको मिल जाएगा। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो दे रहा हूँ 9540444460, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करिए। और व्हाट्सअप करके आपको जो भी चाहिए किसी भी सेक्शन का, जो बीपीएससी मेंस के वाले लोग हैं जिनको नोट्स चाहिए, वो नोट्स जीएस का मुख्य रूप से, ऑप्शनल में तो दिक्कत होंगी, लेकिन जीएस का जो भी आपको नोट्स चाहिए वो नोट्स आप डिमांड करिए। क्लास नोट्स विशेषकर, क्योंकि क्लास नोट्स ही पढ़ने का भी टाइम है, तो वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। इस पे करिए, उसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपको पेपर चाहिए, जैसे आस्था यस में जो पीछे टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो क्वेश्चन पेपर भी आप डिमांड करिए अगर जिस किसी को चाहिए तो। वो पेपर का पीडीएफ भी आपको पेपर 1 पेपर 2 या जो भी इकोनॉमी साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिटी का डीआई का जो भी पेपर हुआ है उस वो पेपर आपको चाहिए तो वो पेपर भी आप डिमांड करिए, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको उस पर वो उसको भी आपको भेज दिया जाएगा। और बाकी एक ये है कि अभी जो टेस्ट यहाँ पे हुआ है उसमें कुछ टॉपिक वाइज डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे अब मैं इकोनॉमी का और साइंस टेक्नोलॉजी का सारा जो भी टेस्ट यहाँ पे हुआ उसके क्वेश्चंस को ये देखते हुए कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर देते हैं। कैसे उसको आंसर को, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आंसर को कैसे आप अप्रोच करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक आ सकता है। तो मेन चीज है कि कोई क्वेश्चन आपके सामने, हर क्वेश्चन एक चैलेंज है, उस चैलेंज अगर आपके सामने आता है पेपर में तो आप उस चैलेंज को कैसे फेस करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसको, उस चैलेंज को फेस करने के क्रम में आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो लिखित जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो आप एक्सप्रेस करेंगे अपने आइडियाज़ को रिटन फॉर्म में, वो कैसे आप करेंगे, कैसे उसको सजाएंगे, कंटेंट को कैसे सजाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को कैसे आप फेस करेंगे और उसके बाद उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपने कंटेंट को प्रोड्यूस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी चर्चा हम लोग टेस्ट में, डिस्कशन में, और बाकी जैसे मैं इकोनॉमी का साइंस टेक्नोलॉजी करा देता हूँ, उसको ज्योग्राफी वाले सर ज्योग्राफी का करा देंगे, हिस्ट्री वाले सर हिस्ट्री करा देंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन का भी पहले से भी हुआ है, अगर इस बार भी अभी होगा। और प्लस करंट अफेयर्स का जो भी एक पेपर ही बन जा रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, नेशनल इंटरनेशनल इशूज का, और उसका भी एक डिस्कशन हो जाएगा। तो एक तरह से वो करंट अफेयर्स का क्लास कम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फिर हम लोग 15 तारीख तक हमें लग रहा है कि हम आपको यहाँ से फ्री कर देंगे, आस्था ये से बिल्कुल फ्री कर देंगे। फिर आप सेल्फ स्टडी करने के लिए 15 तारीख के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा आपको देने के लिए 65th में। फिर बस वही ऑल द बेस्ट रहेगा, जो आशीर्वाद है वो रहेगा, जो वेल विश है वो रहेगा आपके लिए। अदरवाइज कंटेंट वाइज कुछ नहीं रहेगा 15 तारीख तक जो कुछ भी है। तो हम लोग ये बता रहा हूँ कि एक तो 3 टेस्ट मैं बोलता हूँ कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, 3 टेस्ट हम लोग करते हैं, सबके लिए ओपन है वो पेपर सबके पास अवेलेबल रहेगा। कॉपी तो चेक कुछ ही लोगों का हो पाएगा, जो कि जो आस्था से जुड़े हुए हैं उन्हीं का कॉपी चेक हो पाएगा, लेकिन डिस्कशन उसका, उस क्वेश्चन में क्या लिखा जाना चाहिए, उसमें एक पेपर 1 का फुल और पेपर 2 का जो एक फुल टेस्ट है जो सबके लिए ओपन रहेगा। और नेक्स्ट एक करंट अफेयर्स का एक पेपर, सेपरेट एक पेपर नेशनल इंटरनेशनल इशूज का, जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट इशूज नेशनल लेवल पे दिख रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे दिख रहा है, वो सारे का एक पेपर उसका। और फिर ये तीनों का डिस्कशन, स्पेशल फोकस होगा, करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन होगा उसका जो पेपर होगा उस पे डिस्कशन हो जाएगा। उसमें 11 क्वेश्चन का एक पेपर बनाते हैं, तो अपने आप में ही 11 टॉपिक हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो, तो उसको कर लेंगे। तो ये हमारे पास आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट की बातें थी जो हमने आपको अनाउंस किया कि एक तो हम लोग जो भी पेपर अभी हुआ है उसका डिस्कशन करते हैं और उसके अराउंड आपको उस सेक्शन का एक बाउंड्री बना देते हैं कि जो कि आप क्या रिवीजन करेंगे, अभी आगे किस एरिया पे मेन फोकस करेंगे। और उसके बाद फिर सेकंड आपका आता है ये टेस्ट जो करेंगे हम लोग, पेपर 1 पेपर 2, फुल लेंथ टेस्ट 2 और एक करंट अफेयर्स का टेस्ट 3 पेपर हम लोग करेंगे और ये पेपर सबके लिए होगा। एक और बात हमने बताई कि अभी अगर आपके जो आस्था ये से नहीं जुड़े रहे या किसी कारण से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए,
उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोचिंग संस्था को वो नहीं जानते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं से आपको मैसेज मिलता है तो आप जो हमने मोबाइल नंबर दे रखा है, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए या कॉल कर लीजिए। आपको जो भी नोट्स चाहिए वो नोट्स यहाँ से भेज दिया जाएगा। क्लास नोट्स जो अस्थायी इसमें क्लासेस चली हैं, उस क्लास नोट्स का उसका मेन, चूंकि कई बार डेट चेंज हुआ तो इसलिए नोट हो सकता है कि आपको थोड़े कहीं कहीं कुछ चीज़ों को अपडेट करना पड़ जाए। चूंकि क्लासेस तो पहले ही पूरा करा दिया गया था, जून तक तो सब क्लास कंप्लीट हो गए थे। तो जून तक क्लास कंप्लीट हो गए थे, तो उसके बाद जो नए कुछ डेवलपमेंट हैं उसको क्लास नोट्स में आपको जोड़ना होगा। अदरवाइज क्लास नोट्स तेजी से, मैंने एक एक नोट्स ऐसे हैं जो क्लास, जैसे इकोनॉमी का है या साइंस टेक्नोलॉजी का है, ज्योग्राफी का है या हिस्ट्री का है या पॉलिटी का है, जो कुछ भी करंट अफेयर्स का है, ये सब आप दो दो दिन एक एक दिन टाइम देंगे तो रिवीजन हो जाएगा। जो आप पढ़ते हैं, जो आपने अपना स्टडी मटेरियल का बेस बना रखा है, आप उसी को फॉलो करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं से कुछ विंडो एक निकाल करके हम लोगों का जो क्लास नोट्स था उसको भी एक बार पढ़ लीजिए, तो उस टॉपिक का हो सकता है कि एक आपको टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग में आपको मदद मिल जाए, या आपका जो अपना थॉट था उसको। अब प्लस इसके अलावा हमने ये भी आपको बार बार कहा है, हमने जो भी यहाँ से जुड़े हुए लोग रहे हैं, कि कोई भी आंसर में आप जाइए तो कोशिश करिए कि उसमें वो थोड़ा एयरी आंसर हो। एयरी आंसर का मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर को जांचने में ऐसा दिक्कत, चूंकि टेस्ट सीरीज में जो कुछ भी होता है तो उसमें, और जो बीपीएससी का जो आरटीआई से जो आंसर कॉपी निकाला गया था उसमें, दोनों के जो कॉपी जांचने का तरीका होता है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। बीपीएससी का जो कॉपी जांचा जाता है, उनको आपने क्या लिखा है इसमें सुधार करना उनका उद्देश्य नहीं होता है। आपने जो एक क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर आपने लिखा, उसमें वो आपको रिमार्क दिया, उन्होंने मार्क्स दिया, और मार्क्स देकर के वो वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो कोचिंग संस्थानों में जो टेस्ट होता है उसमें बजाते फीडबैक लिखा जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता कि आपने जो आंसर लिखने में जो भी सुधार, और सुधार आपने अच्छा लिखा, लेकिन जो कुछ भी और सुधार हो सकता था वो सुधार आप करें, उसमें सुधार करके और फिर अगला टेस्ट आप इंप्रूव्ड वर्जन में दें और बेहतर करके दें, ये उद्देश्य होता है। तो बीपीएससी का जो कॉपी जांचा जाता है उसमें सीधे सीधे जो कुछ भी, मान लो लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट इसी तरह से है, और उसमें ऐसे टिक मारते हैं, वो ऐसे ऐसे टिक मारते हैं, बस सिंपल सा। कहीं अगर पूरा आंसर है या डेटा इंटरप्रिटेशन का अगर आंसर जो आपने किया गलत है तो उसको काट देते हैं वो, ठीक है। लेकिन अदरवाइज वो इतना ही करते हैं, और उसके आगे मान लीजिए 38 नंबर का क्वेश्चन है तो 18 नंबर, 17 नंबर, 22 नंबर, ऐसे ऐसे मार्क्स घेर देते हैं, वो दे देते हैं, और फाइनली उसको फर्स्ट पेज पे भर करके और टोटल मार्क्स बता देते हैं कि आपको टोटल मार्क्स उस पर वो लिख देते हैं कि भाई जो मार्क्स जो पेपर हुआ उस पेपर में 300 ये इसमें कितना नंबर आपको आया, ये चीज़ वो लिख देते हैं वो। लेकिन वहीं पे जब कोचिंग में होता है तो कोचिंग में तो फीडबैक भी लिखा जाता है कि भाई आप उसको इम्प्रूव कराना भी आपका उद्देश्य होता है इसमें जाएंगे तो यहाँ पे अब है कि एग्जामिनर जब आपका कॉपी जांचे तो उसको आपका आंसर एयरी दिखे, और एयरी दिखाने के लिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए पटना मौर्य कला की ही बात करें तो मौर्य कला में ही, अगर आपको मौर्य कला में जानते हैं कि जो बौद्ध आर्किटेक्चर है वो एक इंपॉर्टेंट उसका घटक है, तो आप अगर सांची का स्तूप अगर दिखाना चाहते हैं, स्तूप मान लीजिए उसका दिखाना चाहते हैं, ठीक है, विहार तो बना नहीं पाएंगे, स्तूप दिखाना चाहते हैं तो स्तूप तो आराम से आप उसको तो बना ही सकते हैं ना, जो सांची का स्तूप है इसमें, और यहाँ पे क्या है, फिर इसके अंदर में क्या है, कैसे प्रदक्षिणा पथ होता है, क्या होता है, इस तरह से डायग्राम, इतना तो कम से कम दो बातें हुई। एक तो स्तूप का जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता पाए, और दूसरी बात ये हुई कि कम से कम इतना पेज भी थोड़ा आगे बढ़ा इस कारण से, और एग्जामिनर को हो सकता है कि इतना ही देख करके वो उसको समझ में आ जाए कि मौर्य कला में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो उसकी जानकारी आपको है, ठीक है। तो इससे भी जो डायग्राम होता है उससे में बनता है, और उसके लिए हमने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया था कि आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगता है इकोनॉमिक्स में या साइंस टेक्नोलॉजी में, अब मान लो पीएसएलवी जीएसएलवी की ही बात करें, लॉन्चिंग व्हीकल्स पे कुछ आता है, या इसी में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर पे ही या लेजर पे ही या इस तरीके से कुछ चीज़ें अगर आती हैं, सुपर कंप्यूटर को ही दिखाने के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कुछ अगर दिखाने के लिए कहता है, ठीक है, तो उसमें जाएंगे तो फिर यहाँ पे, या रोबोट्स के कंपोनेंट के बारे में कुछ अगर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें सिंपल सी बात है कि आप एक डायग्राम बना देंगे उसके ऊपर, ठीक है, और डायग्राम बना करके और उसके अंदर में फिर आप चीज़ों को डिफाइन कर देंगे तो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जाएंगे तो मान लो हमारा, जैसे हमें यही बनाना है तो हम इसको क्या किया, ऐसे हमने इसको बना दिया इस तरीके से, और यहाँ पे सैटेलाइट को दिखा दिया, और दिखा करके फिर आप अब उसके बाद आप इसको, इसमें जो फ्यूल स्टेजेस हैं वो सारे दिखा दिए, यहाँ पे विकास इंजन को दिखा दिया, ऐसा आपने कर दिया। और यहाँ पे इस डायग्राम से आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी ही रक्षा तैयारी चाइना के सेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि क्या भारत की रक्षा तैयारी आपके विचार से इतने पर्याप्त है कि वो चाइना की चुनौती का सामना कर सके,
तो रक्षा तैयारी में जब आप जाएंगे तो आपको फिर डिफेंस जो भी प्रिपरेशन है वो सारे दिखाने होंगे, उसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दिखाना होगा, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताना होगा, ये सारे भी बताने होंगे, जो लड़ाकू विमान है, जो एयरक्राफ्ट है उनके बारे में बताना होगा। तो अब वहाँ पे जैसे मिसाइल में जाएंगे तो मिसाइल भी इसी तरह से बना देंगे, मिसाइल का डायग्राम बना के उसके जितने कंपोनेंट्स है उसको वहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो ये है, हमने ये बताया था कि आपने जरूर प्रैक्टिस इसका किया होगा, लेकिन अदरवाइज फिर भी आप जहाँ चाहें तो जा करके आप गूगल इमेज में आपको जो चाहिए सो वहाँ पे देखो इमेज की भरमार पड़ी हुई है। ठीक है, आपको इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको वहाँ पे इमेज नहीं है। अगर मान लो इसी में हम गूगल है तो गूगल में अगर मैं अगर ये चीज़ एक जैसे पॉलिटी का ही अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पॉलिटी के क्वेश्चन में ही हमने यहाँ पे कल की क्लास में का है ये, तो उसमें कुल कुल इसमें एक मान लो किसी को ले लें, जैसे यही डायग्राम है ये, तो ये डायग्राम ही है ये, तो इस तरह का डायग्राम आप बनाएंगे आप एग्जाम। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी जरूरत के अनुसार आप क्या करें, अपने टॉपिक में जाएं। अगर फंडामेंटल राइट्स पे कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, या जैसे और पीछे जाके देखें हम लोग तो कई सारे डायग्राम आपको डिफरेंस इन 32 एंड 226 यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अदरवाइज टेबल फॉर्म में भी आप अलग अलग कलर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो टेबल फॉर्म में आप इस चीज़ों को बना सकते हैं। तो गूगल इमेज में जाएंगे तो आपके सब टॉपिक के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिट हैं। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं किस तरीके से आप अलग अलग तो बना नहीं सकते, तो आपने क्या किया यहाँ पे आर्टिकल 32 या रिट ऑफ, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिट करके, और ये हैबियस कार्पस, मैंडेटरी, सर्टियरी, प्रोविजन, ये सबको वारंटो वगैरह इस तरीके से टेबल बना के आपने दिखा दिया, और फिर अकॉर्डिंगली आपने नीचे एक्सप्लेन किया, लेकिन बीच में आपका एक टेबल इस तरह का भी बन गया। और ये सारे सरकारी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबके पार्ट हैं। अब आप सरकार का सिस्टम बनने जा रहे हैं तो सरकार के कंपोनेंट के रूप में आपको ही वहाँ का इकोनॉमिक सर्वे लिखना होगा, आप ही को अपना वहाँ पे बजट लिखना होगा, जो एनुअल रिपोर्ट है वो लिखना होगा। ठीक है, बिहार सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लिखने होंगे, और सारे डॉक्यूमेंट्स आप उठा के देखिए, सब में डायग्राम लिखा हुआ है, सब में टेबल बना हुआ है। तो आज ऐसा नहीं है कि कई जगह जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें इस तरह से डेटा रिप्रेजेंटेशन करना हो तो लोग यूज करते हैं, और आपके एग्जाम में भी तो एक डेटा इंटरप्रिटेशन करके एक सेक्शन रखा हुआ है कि भाई आपको उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक अधिकारी के रूप में आपको कोई चीज़ को कंक्लूड करना होगा तो इस तरह के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए खैर तो एक आंसर माने मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जहां पर भी इवन ऑप्शनल का हो या जीएस का हो या जहां भी हो, आप कोशिश करिए कि चीज़ों को थोड़े बहुत, कम से कम कोई आंसर ऐसा नहीं हो जिसमें 2-1 डायग्राम 2-3 डायग्राम ना हो, हर आंसर में 2-3 डायग्राम आप डालिए। ठीक है, और इसके मान लो 32-34 पेज आप लिखते हैं, उस 32-34 पेज में अगर 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन में अगर आप 25-30 के आसपास, गारंटी मान के चलिए बीपीएससी क्वालिफाई करना बहुत आसान है, लेकिन आप सोचेंगे कि स्टोरी राइटिंग करके अगर मैं बीपीएससी क्वालिफाई कर जाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाता है। स्टोरी राइटिंग करके आप बीपीएससी क्वालिफाई जनरली नहीं कर पाएंगे, मेरा मानना, मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या होगा कि फिर वो थक जाते हैं, कॉपी जांचते जांचते थक जाते हैं, और फिर वहाँ पे चीज़ें निकल के आ नहीं पाती हैं, जो वो देखना चाहते हैं उसको वो देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा कहीं है, नहीं है, अच्छा मैं फिर आपको देखता हूँ मेरा वाला कहाँ रह गया, पेपर, ये सब तो बजट का है। ठीक है, मैं आता हूं उसके ऊपर। तो इसमें ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो ये एक आंसर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर मैं अपने पेपर पे आ जाता हूं, और पेपर पे आकर के आपको एक वो पेपर मेरा आपको दिखाने के अगर में मेरा वो कहाँ है, वो रमेश को भेजिए। ठीक है, तो पेपर पे आ जाते हैं, जो इकोनॉमी का, आज इकोनॉमी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो 6 क्वेश्चन है, एक पेपर यहाँ पे हुआ था इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का, एक सेक्शन में ये जो कहाँ चला गया, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये पेपर हमारे पास आ गया। तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी
का जो पेपर है और उस इकोनॉमी ज्योग्राफी के पेपर में हमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हैं जो कि सुबोध सर डिस्कस करेंगे। मैं तो इकोनॉमी वाला पेपर इसका डिस्कस कर देता हूं और पेपर से ही आपको एक बाउंड्री बता देता हूं, कुछ और टॉपिक भी इसमें बता देंगे जो आपको इनके अलावा देखना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन एक आया हुआ है कि भारत एवं बिहार में कृषि संबंधित समस्याओं की पहचान करते हुए इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर सेम इसी यही क्वेश्चन आपके पास आ जाता, ठीक है, और आ जाता तो इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ, एग्रीकल्चर बिहार के इकोनॉमी का और ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाते हैं तो उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हो जाता है, मैं दिखाऊंगा इसमें, और इकोनॉमी में रहते हैं तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स रहता है। यहां पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भारत एवं बिहार में कृषि से संबंधित समस्याओं की पहचान करते हुए उसे दूर करने के लिए, अब तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चरल कंडीशन इन इंडिया एंड इकोनॉमी, उसका फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। अबाउट एग्रीकल्चर जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसका फैक्ट्स आपको रहना चाहिए। जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, जीएसडीपी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का ओवरऑल देखेंगे कितना अनाज का उत्पादन हो रहा है 2019-20 में, ठीक है। उस तरह से बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है, कितने तरह के फसल ओवरऑल इंडिया लेवल पे है, कितने तरह के फसल बिहार लेवल पे है, कितना इंप्लॉयमेंट इसके द्वारा दिया जाता है, कितना स्टेट लेवल पे इंप्लॉयमेंट इसके द्वारा दिया जाता है। तो ये सब कुछ अबाउट कितना कुछ अगर और डेटा हो, कुछ एक्सपोर्ट का डेटा हो, कुछ इंपोर्ट का डेटा हो, कुछ मुख्य फसलों के उत्पादन का डेटा हो, ठीक है। तो ये एक इसका फैक्ट एक बास्केट आपके पास जरूर रहना चाहिए और याद कर लीजिएगा। फिर रिवीजन में यही सब चीज किया जाता है कि भारत का, जैसे उसी तरह से मान लीजिए अगर इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो भारत में इंडस्ट्री की क्या वर्तमान स्थिति है, बिहार में इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, इकोनॉमिक सर्वे से भी मिल जाएगा। भारत के इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है उससे भी मिल जाएगा, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से भी डेटा मिल जाएगा, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है उससे भी ये डेटा मिल जाएगा। फिर उसी में जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली की, तो बिहार में बिजली की स्थिति, भारत में बिजली की स्थिति कितने तरह से, तो ये कितनी योजनाएं भारत सरकार द्वारा, कौन कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा इस संदर्भ में किया जा रहा है, इनकी क्या अचीवमेंट होते हैं, ये जैसे सारे टॉपिक का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर उसी तरह से जाते हैं तो आपका ह्यूमन रिसोर्स में जनसंख्या से रिलेटेड सारे डेटाज हैं, पॉवर्टी बिहार में कितनी है, पॉवर्टी सेंट्रल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल पे पॉवर्टी की स्थिति क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, ठीक है, ये बातें। फिर उस तरह से मान लीजिए अगर जा रहे हैं तो आपका पॉपुलेशन डिविडेंड की बात करें तो इंडिया की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति क्या है, तो ये सारा फूड सिक्योरिटी के लेवल पे जा रहे हैं तो भाई फूड सिक्योरिटी में इंडिया की स्थिति क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का पोजीशन क्या है, नीति आयोग का जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रिपोर्ट उनका आया है उसमें बिहार के ये 16 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उस 16 गोल्स, टोटल 17 होता है, लेकिन ये 16 जो गोल्स हैं उस 16 गोल्स में बिहार की स्थिति किस किस मामलों में क्या क्या है, उसका कम से कम कुछ डेटा एकदम रट जाना होगा, उसको एक जगह कागज पर लिख के, जिससे कि जब आंसर लिखने जाएं तो ये सब जब आप रेफर करें आंसर में तो आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन होगा कि आप काम की बात कर रहे हैं, एग्जामिनर को काम की बात आप बता रहे हैं, आप एग्जामिनर को केवल माने उसको इधर से उधर, आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा अगर टू द पॉइंट बातें नहीं करेंगे। और आज के टाइम पे इस कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी में किसी के पास लमसम काम करने के लिए लमसम को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, आपको डिसाइसिव काम करने पड़ेंगे। और डिसाइसिव का मतलब ये हुआ कि मैं ये इकोनॉमी की बात करूं तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपके पास इस टॉपिक से ये निकल के आता है कि सारे इकोनॉमी के जितने टॉपिक हैं कौन कौन से, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस में टैक्स सिस्टम वगैरह को लेकर के, जीएसटी में कितना टैक्स कलेक्शन, क्या अभी रिकवरी की स्थिति क्या है, डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, एक्सपेंडिचर सब्सिडी में क्या क्या चीजें हो रहा है उसका ये, तो ये सब का। फिर उस तरह से योजना आयोग, नीति आयोग का एनुअल रिपोर्ट 2019-20 आ चुका है, 2019-20 में उन्होंने उनकी क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां, कहां पे उन्होंने फोकस किया हुआ, ये सब बातें। तो अब यहां पे क्या होगा कि पिछले, जैसे अभी यूपीपीसीएस में पिछले पंचवर्षीय योजनागत विकास का मूल्यांकन करें, अभी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन जो ये सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, तो उसका डेटा 1950 में क्या है, 1900 और वर्तमान स्थिति क्या है, किसी अनाज का उत्पादन 1950 में क्या होता था, वर्तमान में क्या है, बिजली का उत्पादन 1950 में क्या होता था, वर्तमान में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1950 में क्या था, आज के डेट में क्या है, ठीक है। इस तरह से राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है 1950 में क्या था, आज क्या है, रेलवे का लेंथ उस समय कितना था, आज कितना है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस 1950 में कितना था, आज कितना है, एजुकेशन उस समय कितना था, आज कितना है। तो इस तरीके से अचीवमेंट्स ऑफ प्लान मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ निगेटिव तत्व। तो पूरे ओवरऑल जो ये सिलेबस है, अब ये टाइम है जिस टाइम पे आप बैठ करके मोटे मोटे किताब मत पढ़िए, आप हर टॉपिक का स्टेट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें जो कुछ फैक्ट की जरूरत पड़ेगी वो फैक्ट आपको
और वहां पे अगर फैक्ट डाल देंगे तो एक फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर का आपके क्वेश्चन के प्रति अच्छा बनेगा, आपके आंसर के प्रति अच्छा बनेगा, और फिर वो एवरेज से ऊपर नंबर देगा। जैसे हमने कहा कि आरटीए से जो कॉपी निकाला गया उसमें सीधा सीधा ऐसे ऐसे टिक मारते हैं वो, और टिक मार करके मार्क्स देते हैं। हाँ, टिक मारने के प्रोसेस में आपसे खुश हैं तो 28-30 नंबर तक देंगे, और आपसे मैंने एवरेज है, दिखता है कि हाँ ठीक है, सो कोई बहुत अट्रैक्टिव चीजें इसमें नहीं दिख रही हैं, कोई एनालिटिकल चीजें नहीं दिख रही हैं, तो उसमें 20 के आसपास नंबर दे देंगे। और फिर वो क्वेश्चन से सेटिस्फाई अगर नहीं हुए तो 14, 15, 13 नंबर, 12 नंबर दे करके वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। और ये 13, 14 या इवन 18, 19 आने से भी मेंस क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। 900 में 500 प्लस मार्क्स चाहिए, और 580 के लिए अगर जीएस पेपर 1 पेपर 2 में 180 या किसी में 200 और किसी में 160 भी आ जाता है, तब भी सोच के देखो 360 हुआ। ऑप्शनल में उधर से 140 या 150 नंबर भी आ गया तो सुरक्षित है। क्योंकि ऑप्शनल में बीपीएससी के साथ दिक्कत होता है कि वहां पे एक्सीडेंट होता है, कभी कोई विषय उछल जाता है, कभी कोई विषय पिट जाता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी का कोई विषय अगर पिट रहा हो तब भी जीएस इतना उनको सपोर्ट किया रहे कि ऑप्शनल के पिटने के बाद भी उनका रिजल्ट कम से कम प्रभावित ना हो। उधर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके क्वालिफाई होने के चांसेस बना रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जीएस में कम से कम 360 के आसपास मार्क्स आएगा तो जाकर के ऑप्शनल, अगर और फिर अगर 360 इधर से आ जाता है, ऑप्शनल भी अच्छा, अगर 180 200 नंबर, ज्योग्राफी वगैरह जैसे कई विषय हैं, एलएसडब्ल्यू, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि 200 से ऊपर नंबर आता है, 210, 12, तो 360 इधर से है, 200 उधर से आ जाए, तो फिर इंटरव्यू की जरूरत, तो सिलेक्शन तो पक्का हो जाता है, फिर इंटरव्यू की जरूरत कम हो जाती है, और इंटरव्यू में भी अच्छा आ जाता है तो टॉप रैंक आ जाता है। तो इस तरीके से अगर अपना एक प्लान करके और उस पर जाइए, तो ये क्वेश्चन में आप जाएंगे, आया हुआ क्वेश्चन ही है, तो इसी को अगर देखें तो इसमें आप इसको देखिए। अब इसमें जैसे जाएं तो एक देखो, भारत एवं बिहार में कृषि संबंधित समस्याओं, तो भारत एवं बिहार में कृषि एक पार्ट ये हुआ। तो इसी के बारे में बता रहे थे कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड बिहार, फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी शुरुआती सेंटेंस जो होंगे उसमें, ठीक है, भारत एवं बिहार दोनों के लिए कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और जीविका का मुख्य साधन है। ठीक है, यहीं पर कितने प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर के लिए बिहार में, कितने प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर पर इंडिया लेवल पे लोग डिपेंड करते हैं, और क्या क्या कितना 2019 से में क्या 19-20 में यहाँ कितना 30.5 करोड़ टन अनाज का, बिहार में कितने अनाज का उत्पादन हुआ, ये सब बातें यहाँ पर आती हैं। और ये लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि संबंधित समस्याएं। दूसरा सेकंड पार्ट क्या है इस आंसर में, संबंधित समस्याएं। भारत और बिहार में, पहले भारत में कृषि की समस्याएं और उसके बाद बिहार में, फिर उसी के साथ साथ जो बातें रिपीट ना होने पाए, बिहार में भी कृषि की समस्याएं को लिख सकते हैं। या चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि कृषि इस प्रकार के योगदान या इस प्रकार के महत्व के बावजूद भारत एवं बिहार दोनों में कृषि के साथ कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को आप एक ही साथ चाहें तो लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि रिपीट नहीं होगी, नहीं तो वही समस्याएं भारत में और वही समस्याएं आप बिहार के लेवल पर जब लिखने जाएंगे तो बातें रिपीट होंगी। तो एक ही साथ आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, ये इसमें समस्याएं और फिर की पहचान करते हुए, और फिर आता है उसके दूर करने के लिए उपाय। 3, थर्ड पार्ट, कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करें। ठीक है, और इसमें आप इसको खींचते हुए, जैसे बिहार में सबसे बड़ी बात है कि लीडिंग, जैसे भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम तो सारे लिख ही देंगे भाई। द्वितीय चरण के हरित क्रांति के तहत जितनी योजनाएं, या कृषोन्नति की शुरुआत की गई थी, और भारत सरकार के कृषि विकास से जुड़े हुए 11 योजनाओं को एक अम्ब्रेला एक साथ लेकर के कृषोन्नति 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ था। उसके बाद के 3 साल के लिए करीब 34,000 करोड़ रुपए की भागीदारी से कृषोन्नति की शुरुआत की गई थी, और उसके माध्यम से हरित क्रांति को आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया। और फिर भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, या उसी में जाएंगे तो MIDA, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन से जुड़े हुए राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, या कामधेनु प्रजनन केंद्र है, ये सब आगे बढ़ाते हुए NMAT है, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, परंपरागत कृषि विकास योजना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑपरेशन ग्रीन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। ये सब बातों की भारत सरकार के, और इन योजनाओं के साथ बिहार सरकार के द्वारा भी कृषि विकास के लिए उपाय, और उसमें फिर जाएंगे तो आपका ये जो अभी 3 किसान कानून बनाए गए थे कृषि का संबंधित किसान, AIDF 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो अभी कोरोना के दौरान जो कृषि से संबंधित कुछ काम किए गए, उसकी भी भारत सरकार के लेवल पे उसकी चर्चा कर देंगे। और फिर पैरा चेंज करके बिहार इन उपायों के साथ साथ, ये सभी उपाय बिहार में अखिल भारतीय स्तर के साथ साथ बिहार में भी लागू है। ऑल दीज इनिशिएटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वली इंप्लीमेंटेड इन इंडिया एज वेल एज बिहार, बट बिहार गवर्नमेंट इज आल्सो
टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू ब्रिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन बिहार। बिहार सरकार के द्वारा भी बिहार में कृषि क्रांति लाने के लिए, हरित क्रांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और सबसे बिहार सरकार का आप जानते हैं इंपॉर्टेंट जो कदम है, वो कदम उसमें उनका जो कृषि विकास रोड मैप है, 1, 2, 3, तीसरा कृषि विकास रोड मैप चल रहा है। और फिर बजट 2020-21 के कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर आपको याद हो, जिसमें डीजल पर सब्सिडी है, विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों पर जो सब्सिडी दी जा रही है, डीजल पर सब्सिडी दी जा रही है, बिजली खेत पर पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं बिहार सरकार का, लिख करके इन उपायों के माध्यम से कंक्लूजन ले लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पर कुछ अगर लगता है कि NMAIT का कुछ एग्रीकल्चर से, डेवलपमेंट से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कहीं कोई डायग्राम आप बना सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर में आधुनिक तकनीक के उपयोग से जुड़ा हुआ कुछ बना सकते हैं, AIDF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उससे बना सकते हैं, या आप जो नए तीनों कानून बनाए गए हैं उन कानून से संबंधित अगर कोई कंपैरेटिव चार्ट आप बना सकते हैं कि भाई पक्ष में और विपक्ष में इसका विरोध भी किया है, पक्ष विपक्ष का एक कंपैरेटिव बना सकते हैं कि भाई कानून नंबर 1 है, पक्ष में ये तर्क है, विपक्ष में ये तर्क है, फिर कानून नंबर 2 है, पक्ष में ये, विपक्ष में ये, कानून नंबर 3 है ये, और कंक्लूजन में लिख दीजिए इन कानूनों के, किस सरकार के अनुसार इन कानूनों के माध्यम से भारत में कृषि का वैश्वीकृत करना और बाजार आधारित करने में मदद मिलेंगी, जिससे किसानों की समृद्धि को बढ़ाया जा सके या किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। ठीक है, the income of farmers can be doubled as well as to bring prosperity in life of farmers। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को कंक्लूड कर लेंगे। तो मैं ये आपको दिखाने की, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा, ये क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा भी क्वेश्चन देखो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो कहीं जो जिसको आपने कभी सुना नहीं होगा, सब साधारण सामान्य से क्वेश्चन आएगा, आपके सुने हुए क्वेश्चन आएंगे। मेन चैलेंज ये है कि उस 3 घंटे के अंदर में आप उस क्वेश्चन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। 8 क्वेश्चन आएंगे सेकंड पेपर में। अब इस 8 क्वेश्चन को कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसको ब्रेक करते हैं और उसका आप कैसे रिप्लाई करते हैं। 1 घंटे का मान लीजिए कोई नेताजी का इंटरव्यू पत्रकार लेता है, उस दौरान उनसे 50 क्वेश्चन पूछता है और नेताजी उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई करते हैं। आपसे 3 घंटे में 8 क्वेश्चन पूछा गया है। अब 8 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कई पार्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन सीधा भी हो सकता है, भूमि सुधार और उसके प्रभाव की चर्चा करें, सीधा क्वेश्चन हो गया। लेकिन फिर वो उसी में आ सकता है कि भूमि सुधार का खाद्य सुरक्षा, भूमि सुधार की उत्पादकता वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और गरीबी दूर करने में भागीदारी की चर्चा करें, विशेषकर बिहार के संदर्भ में जो IAS में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही तो आपका स्मार्टनेस है कि आप क्वेश्चन को के पहले डिमांड को पहचानिए। ठीक है, अब जैसे लालू जी का इंटरव्यू लेना सबसे डिफिकल्ट काम होता था, पत्रकार चाहे जो पूछे, लालू जी ने जो सोच रखा है वही जवाब वो देंगे, तो वो आपके साथ आंसर देने में, ठीक है, आंसर देने में ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, हम जवाब वही देंगे जो हम पूरा एग्रीकल्चर पर निबंध लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। एग्रीकल्चर का जो नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज को क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट 350-400 शब्द में आप नोट कर दीजिए। 4 पेज से ज्यादा कोई क्वेश्चन कोशिश मत करिए, 4 पेज से ज्यादा कोशिश करिए डायग्राम डालने की, उसको वर्ड डाल करके उसको भारी करने की कोशिश मत करिए। 4 पेज बहुत होता है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज बहुत ज्यादा हुआ, बहुत हुआ तो 4.5 पेज पे, ठीक है, जा सकते हैं। और इस तरीके से 8 क्वेश्चन हैं, 32 पेज, 2 पेज और एक्स्ट्रा अपने पास रखिए, तो इससे आपकी चीजें हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन ये था, आप इस तरह के क्वेश्चन को देखिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, बिहार सरकार ने विकसित बिहार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 7 निश्चय का निर्धारण किया है, इन निश्चयों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कीपिंग माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ developed Bihar, the government of Bihar has determined the 7 resolves, discuss these resolves। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो, एक लाइन देखिए। अब इसका सबसे बड़ी बात है कि मैं सीधे क्वेश्चन पे कभी इन टोटलिटी क्वेश्चन को नहीं देखूंगा। जब मेरे पास पेपर आएगा तो मैं पेपर को लेकर के, पेंसिल अगर मेरे पास है या पेन मेरे पास है, जो भी कुछ मेरे पास है, मैं उस पर पहले 2 मिनट समय दूंगा और 2 मिनट समय दे करके पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्न की, BPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न को पहले मैं एनालाइज करूंगा कि भाई इसमें इन्होंने क्या क्या मुझे से पूछा है जिसका मुझे रिप्लाई करना है। ठीक है, अब मुझे 7 निश्चय पे निबंध नहीं लिखना है, मुझे क्या उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे मुझे रिप्लाई करना है। ठीक है, और उसमें जैसे क्वेश्चन पूछा उसमें रिप्लाई करना है। तो उसमें भी मैं जा रहा हूं कि बिहार सरकार ने विकसित बिहार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 7 निश्चय का निर्धारण किया है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि एक विकसित बिहार, एक यहां पे आ जाता है पार्ट, एक छोटा सा पार्ट बनेगा अबाउट बिहार। ठीक है, अबाउट बिहार का एक वो ले लेंगे, मैंने 7 निश्चय के पहले ऐसा नहीं था कि बिहार नहीं था और बिहार में एस्पिरेशन नहीं थे विकसित होने का, उसके पहले भी बिहार में एस्पिरेशन था विकसित होने का। तो 7 निश्चय मैंने अबाउट बिहार एक, ठीक है,
कि जैसे होता है कि बिहार देश के बड़े राज्यों में से एक राज्य है, जैसे यहीं से माने आप उसको शुरू कर सकते हैं। भूगोल के अनुसार अगर उसका डेटा अगर आपके पास है, जनसंख्या के अनुसार उसका डेटा अगर आपके पास है, प्रतिशत में अगर डेटा है तो कंपेयर करने में आसानी रहेंगी कि कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत बिहार की जनसंख्या है, कितना कुल भूगोल में कितना प्रतिशत भी इसका ये है। ठीक है, बिहार का एक मजबूत सांस्कृतिक आधार रहा है। ठीक है, किंतु उसमें लिख सकते हैं मजबूत और एक आध दो लाइन चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में सरकार द्वारा कई कृषि में कई क्षेत्रों में कृषि कर्मण पुरस्कार और जो उपलब्धियां जो हासिल की गई हैं कहा दो, किंतु बिहार विभिन्न मानकों के आधार पर विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार कई अन्य राज्यों की तुलना में पीछे दिखता है। जैसे एक आध दो लाइन इन समस्याओं को दूर कर, जैसे बेरोजगारी की बात है या यूथ का, एक बिहार एक यंग स्टेट है, एक इमर्जिंग यंग स्टेट है। ठीक है, उसमें तो उसी में इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बिहार वर्तमान सरकार द्वारा 7 निश्चय, बिहार एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए 7 निश्चय का। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन लिया उसमें अबाउट बिहार पॉजिटिव बातों को लिख दिया, कुछ प्रेजेंट जो अचीवमेंट्स है उसको लिख दिया, उसके बाद कुछ निगेटिव चीजों को लिख दिया और उसके बाद फिर पैरा चेंज कर लिया। और पैरा चेंज करके मैंने अबाउट जब आ गया तब सेकंड पार्ट आ जाता है 7 निश्चय। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। इसको सीमेंटिंग करते हुए कि बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 7 निश्चय का निर्धारण किया है। ठीक है, और उसके बाद से 7 निश्चय में अब ये 7 निश्चय है, आप उसको अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है और 7 को एक एक क्रम करके, चूंकि गूगल में इमेज में जाएं तो हमारे पास तो 7 निश्चय इतने अच्छे तरीके से दिया हुआ है और आपको वो आपके यूज के लिए तो ही तो दिया हुआ है, आप उसको क्यों नहीं प्रैक्टिस के पार्ट के रूप में आपने ले लिया। ठीक है, और प्रैक्टिस के पार्ट के रूप में ले लिए होते हैं 7 निश्चय और बिहार मान लो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आप ही का, आप मन करे तो चाहे तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, ये जो नीतीश कुमार जी का है ये वाला बना सकते थे। नीतीश कुमार जी का फोटो हटा करके यहाँ पे बिहार विकसित बिहार के 7 निश्चय यहाँ लिख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर विकसित बिहार के 7 निश्चय, और इस तरीके से पेड़ बना के आप लिख सकते थे। आपको समझ में आ जाएगा, सरकार उनको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। या उस तरीके से जाएं तो और थोड़ा सा डायग्राम बना करके आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। आप इस तरह विकसित बिहार के 7 निश्चय, ये भी आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। आप ये वाला भी अच्छा था, इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, एक ही कलर यूज करेंगे, पेन 2-3 यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये है अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो। यहाँ तो बड़ा अच्छा देखो, टैप हर घर नल का जल के लिए इन्होंने ये बना रखा है, बिजली के लिए हर घर बिजली के लिए इन्होंने दूसरा बना रखा है। तो ऐसे आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल सा इस तरह का कोई डायग्राम आप बना लीजिए। तो ये तो आप ही के लिए बना हुआ है ना, तो ये सब जो नेट पर दिया हुआ है सब चीज़ें, तो यहाँ से उठा करके कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके आप यहाँ पे फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में जाएं तो ठीक है, दूसरे तो इसमें क्या था, एक क्वेश्चन हमारा कौन सा था, एक क्वेश्चन हमारा इसमें ये था, एक पार्ट क्वेश्चन का था विकसित बिहार, अबाउट बिहार वाला पार्ट था। एक दूसरा पार्ट था, दूसरा ये 7 निश्चय का पार्ट था। ठीक है, इन निश्चयों की विस्तार पूर्वक विवेचना करिए। और फिर तीसरा पार्ट था, थर्ड पार्ट था तीसरा, क्रियान्वयन की स्थिति, क्रियान्वयन इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन की स्थिति, और उसके साथ स्थिति में माने उपलब्धियों के साथ, जो उपलब्धियां हैं वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, उपलब्धियां। और उसके बाद इसमें चाहे तो कुछ आलोचना भी लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं छोटा सा। जैसे चिराग पासवान का कहना यह है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है, और उसी में कहा जाता है कि हर घर नल का जल की ही बात करें तो उसमें भ्रष्टाचार तो है ही। लेकिन फिर क्रिटिसिज्म लिख दीजिए, विपक्षी दलों द्वारा सरकार के 7 निश्चय के क्रियान्वयन की स्थिति की आलोचना भी की गई है। उनके अनुसार, विपक्षी दलों के अनुसार, आप नेता का नाम नहीं भी चाहें या लिख सकते हैं कि फिर वही बात है, हमने एक चीज़ आपको सुनाया था, संजीव सिंह सज्जन अपने इंटरव्यू के क्लास में तो कई बार आए। ठीक है, इंटरव्यू क्लास में वो आए, लेकिन फिर उसमें आता था कि उनका कहना यह था कि नेताओं का नाम लिखने से परहेज मत करिए। वर्तमान में भारतीय राजनीति में नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, विभिन्न दलों का उदाहरण देते हुए इस वक्तव्य की समीक्षा करें। ठीक है, या बिहार में उभरता हुआ राजनीतिक नया नेतृत्व सब नेपोटिज्म का प्रभाव है। नेपोटिज्म में हर जितने भी पुराने बिहार के नेता थे, सारे नेता का जो अगला उत्तराधिकारी आ चुके हैं। जगन्नाथ मिश्रा के उत्तराधिकारी ऑलरेडी हैं, लालू जी के उत्तराधिकारी ऑलरेडी हैं,
ठीक है, उस तरह से जाएंगे तो दरोगा राय जी के उत्तराधिकारी ऑलरेडी हैं, और नरेंद्र सिंह कोई थे उनके उत्तराधिकारी ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी जगतानंद सिंह हैं उनके उत्तराधिकारी ऑलरेडी हैं। तो सारे जितने भी प्रभुनाथ सिंह एक थे छपरा में, तो उनके उत्तराधिकारी ऑलरेडी हैं जो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें जाएंगे तो हर का जितने बिहार के नेता हैं तो वहां के उसके जो अगला जनरेशन है वही अगला जनरेशन बिहार की राजनीति को डोमिनेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप कैसे बिना एलजेपी का एग्जाम्पल लिखे हुए, बिना उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का नाम लिए हुए, बिना हम पार्टी का नाम लिए हुए, बिना आप आरजेडी का नाम लिए हुए, बिना नेताओं का नाम लिए हुए आप, हाँ लेकिन हाँ यहाँ पे जरूर होना चाहिए कि नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, बस नाम एक अधिकारी के रूप में गरिमापूर्ण तरीके से आप लेंगे, माननीय, ठीक है, या ये नहीं कि किसी के लिए सकारात्मक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के लिए नकारात्मक शब्द, आप वहीं पे आंसर में ही पता चल जाए कि किस पार्टी के समर्थक हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक अधिकारी हैं, हर दल के साथ आपको काम करना है। आज किसी और पार्टी की है, कल किसी और पार्टी की, अगले दिन किसी और पार्टी की, हर के साथ आपको काम करना है। तो सबके लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी बात पर फोकस करना है। तो इसमें लिख करके उसकी आलोचना, और आलोचना के बाद अभी वर्तमान बिहार के चुनाव में वर्तमान सत्तासीन सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 की घोषणा की गई है, और इसके माध्यम से शेष रह गई समस्याओं को दूर करना, और 7 निश्चय 2 में जो बातें हैं उसके साथ इसको खत्म कर लेंगे आंसर को। तो अभी यहाँ पे कोर इशू क्या हो गया, ये जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय को किस तरह से आप डायग्राम के रूप में आप दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बहुत अच्छा आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें जाएंगे तो दूसरा आंसर आपका ये था। अब तीसरा आंसर कृषि के क्षेत्र में, तो देखो मैं कोई भी क्वेश्चन आप लीजिए तो कोई भी, चाहे यही तरीका ही होता है जो कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति होता है, जो संगठित व्यक्ति होता है, जिसका व्यक्तित्व और संगठित होता है, और संगठित बिखरा हुआ व्यक्तित्व नहीं होता है। वो कोई भी चैलेंज जब आता है तो उसको एक साथ उसको सिर से एक साथ उसके साथ नहीं टकराता है, तरीका उसको ढूंढता है। कोई भी पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा, पार्लियामेंट में आप मंत्री हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विधानसभा में आप मंत्री हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कई पार्ट हैं, सारे पार्ट को एक एक करके आप रिप्लाई करते हैं, और इससे पूछने वाला बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है। आप मान लीजिए पूरा 38 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पार्ट क्वेश्चन में था, आपने एक ही पार्ट का रिप्लाई किया, एक ही पार्ट में आपने 4 पेज भर दिया, तो आप सोच के देखो कैसे आपको नंबर मिलेगा भाई। 15-30, अगर मान लीजिए 12 नंबर भी हुआ, 12, 36 और 2, ठीक है, तो एक ही पार्ट 12 नंबर का ही तो रिप्लाई आपने किया, आपने उसमें बाकी पार्ट तो छोड़ दिया। तो 12 नंबर में कोई बहुत अच्छा भी मार्क्स देगा तो आपको 7-8 नंबर देगा, तो 38 नंबर में 7-8 नंबर मिला आपसे। जैसे जब एग्जामिनर के वो कॉपी जांचने के लिए दिया जाता है तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप इसमें सारे पार्ट को देखिए, इस पार्ट पे इतना मार्क्स, इस पार्ट, जैसे गांधी जी का 1916 से लेकर के मान लीजिए 2000 के बीच में आंदोलन, अब इसमें गांधी जी के जितने आंदोलन है, और ये क्वेश्चन मान लीजिए 38 नंबर में पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, उसमें सीधा लिखा रहेगा कि ओवरऑल कुछ मार्क्स दे देंगे, और उसके बाद उसमें जितने भी हैं, ठीक है, चंपारण आंदोलन है, उसके ऊपर खेड़ा है, या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, रॉलेक्ट एक्ट है, असहयोग आंदोलन है, ये सारी जो चीजें हैं, सब बातें हैं, सब पे वो मार्क्स दे देंगे। इस पे इतना, इस पे 5 नंबर, इस पे 8 नंबर, इस पे 2 नंबर, इस पे 4 नंबर, इस तरह दे देंगे। जो आपका छूटा रहेगा उतना हटा करके तब जो बचेगा उसके ऊपर कॉपी जांची जाएंगी। इसलिए क्वेश्चन में जितने पार्ट पूछे जाए, और ये बहुत जरूरी है कि जब भी क्वेश्चन कोई पूछा जाए उसके सारे पार्ट को आप पहले पहचानें और उसके बाद उसका रिप्लाई देने की कोशिश करिए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। क्योंकि 350-400 शब्द, 350 से 400 वर्ड लिखना है, तो एक इंट्रोडक्शन तो उसमें बन ही जाता है। और उसके बाद में कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग के हेतु केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस संदर्भ में बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा करें। What are the steps being taken by the central government for the use of modern technologies in the field of agriculture? In this context, also discuss efforts being taken made by the government of Bihar. ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक कृषि के क्षेत्र में एक तो आ ही जाता है ना क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। एक तो यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में तो आ ही गया एक पार्ट। अबाउट वाला जो बात हमने कहा, जो फैक्ट आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था, भाई 350, अगर 150 शब्द का होता हम कहीं अबाउट में नहीं जाते, सीधे टॉपिक पर जाते कि कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग कृषि लागत को कम करने में सहायक होने के साथ साथ आपदा प्रबंधन में भी सहायक है, ठीक है। यूज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज हेल्पफुल नॉट ओनली इन रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट ऑफ फार्मिंग बट आल्सो हेल्पफुल इन फेसिंग डिजास्टर्स, ठीक है। इस तरीके से तो यहां से सीधे टॉपिक पे चले जाते, और इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा NMAT की
शुरुआत नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है और इसके तहत 4 सबमिशन हैं, क्या क्या है। फिर उसमें लास्ट में फिर पैरा चेंज करके फिर बिहार में आ जाते हैं। बिहार सरकार द्वारा भी इन कृषि एग्रीकल्चर में कृषि के उपयोग को बढ़ाने के लिए डीजल सब्सिडी से लेकर के बिजली खेत तक पहुंचाने से लेकर के कुसुम योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने से लेकर के और कृषि उपकरणों पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको लेकर के कृषि मेला का आयोजन करके किसानों को उसके बारे में जागरूक करना। आत्मा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, हर जिले में कार्यरत है। तो ये सब बातों को उसमें लिख करके सेटल करते। सीधा अगर पूछता तो, लेकिन अब चूंकि 350-400 वर्ड आपको पूछना है, आपको लिखना है, तो आपको एक इंट्रोडक्शन तो बनता ही है और इसमें आता है अबाउट कृषि लिख करके। लेकिन मेन फोकस ध्यान रखना चाहिए कि अबाउट कृषि को हमें किससे लिंक करना है और ये अबाउट ज्यादा दूर तक खींचेगा नहीं है, हार्डली 30-25-30 शब्द में, माने गागर में सागर, ठीक है, करके। और उसके बाद आ जाएंगे कि इस स्थिति में सुधार करने के लिए अगर मान लीजिए हमारी उपलब्धियां हैं, ठीक है, उपलब्धियों के साथ साथ पिछले कृषि की लागत में भी वृद्धि हुई है, उपलब्धियों की चर्चा कर ले, कितना अनाज का उत्पादन हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन किंतु कृषि के साथ कृषि लागत का अधिक होना, डिजास्टर्स की समस्या, चूंकि हमारा मेन फोकस क्या है, टेक्नोलॉजी वाला, तो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपदा की समस्या के समाधान में चाहे इनपुट कॉस्ट अधिक रहता है, इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। हो गया इंट्रोडक्शन ऊपर वाला, और उसके बाद पैरा चेंज करके और फिर भारत सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी वहां, ठीक है, और उसके तहत जितने भी उपाय आ रहे हैं, SMAE सबमिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, दैट इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, SMAM सबमिशन फॉर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जैसे कृषि में उपकरणों का उपयोग, SMPP सबमिशन फॉर प्लांट, SMSP सबमिशन फॉर सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, बीज एवं बोवाई सामग्री, और लास्ट में सबमिशन फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण के लिए उपाय, ठीक है। और उसके बाद फिर जाते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या एग्रीकल्चर सेंसस के लिए, कृषि गणना के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, या इवन जाएंगे तो पशुपालन में, या इवन जाएंगे तो खाद्य प्रसंस्करण में, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह, बार कोड या जो भी GHP है, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज हैं खाद्य प्रसंस्करण को संदर्भ में, तो ये सबको लेकर के आप कर देंगे, ठीक है। जो कृषि साख है उसमें किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड, और किसान क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, और स्मार्ट कार्ड में कहीं भी आप ATM से पैसा किसान आराम से निकाल सकता है। ये सब बातें जो की गई हैं तो खैर हो जाएगा। तो इसमें आ जाता है फिर एक पार्ट ये अबाउट हुआ, और दूसरा पार्ट हो जाता है आधुनिक तकनीक, ठीक है। दूसरा पार्ट हुआ दूसरा आधुनिक तकनीक, और फिर उसमें आ जाता है आधुनिक तकनीक के लिए, आधुनिक तकनीक का उपयोग एक हुआ केंद्र सरकार और दूसरा हुआ इस संदर्भ में कौन सा, बिहार सरकार, ठीक है। आधुनिक तकनीक का केंद्र सरकार और आधुनिक तकनीक का बिहार सरकार, 3, और फिर लास्ट में सकारात्मक कंक्लूजन लिख देंगे, पॉजिटिव। और इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि अभी हाल ही में AIDF की स्थापना की गई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की चर्चा कर दीजिएगा, तीनों उपकरणों की, तीनों जो कानून बनाए गए उसकी चर्चा कर दीजिएगा, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर, जो निगमित क्षेत्र है, जो कारपोरेट सेक्टर है, वो कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने में अधिक सक्षम है, और ये सब बातें ये कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर ये आपका। तो एकदम मॉडर्न तक इसको खींच के लेके चले आएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक के तीसरा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखिएगा। चौथा क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक विकास की स्थिति चिंताजनक है, यह स्थिति बिहार की भी है, कारणों की चर्चा करते हुए इसे दूर करने के लिए उपाय बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, पेपर सामने पड़ा, यही 4 नंबर क्वेश्चन पे था। ठीक है, हमें क्या करें, अब क्या करें, तो हमने एक आपको बार बार ये रिपीट किया कि इस क्वेश्चन को इन टोटलिटी हम कभी नहीं लेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। क्या बता रहे हैं, औद्योगिक विकास की स्थिति। ठीक है, अब यहां बिहार नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम बिहार की अच्छा स्थिति, यह स्थिति बिहार की भी है, बिहार भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो औद्योगिक विकास की स्थिति, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार, कहां से डेटा मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का, और बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से, या कोई डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिहार का हो, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, भारत सरकार का है, तो वहां का जो एनुअल रिपोर्ट है तो उसमें भी जाएंगे, तो ये अपनी चर्चा करेंगे कि औद्योगिक विकास की भारत में स्थिति क्या है, औद्योगिक विकास की राज्य में स्थिति क्या है, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आधार पे राज्य में स्थिति क्या है, भारत में स्थिति क्या है, कोर सेक्टर के विकास की स्थिति केंद्र में क्या है, राज्यों में क्या है। ठीक है, ये सब भारत में मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं, राज्य में मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं। ठीक है, GDP में इनकी भागीदारी क्या है, GSP में इनकी भागीदारी क्या है। ठीक है, और ये करके यही आपको साबित करना है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ है, वो भारत में और इंडिया में कम है। वो डेटा ही आपको बता देगा, क्योंकि कहीं 15% का ग्रोथ तो हो नहीं रहा है,
चाहे आईआईपी हो, चाहे कोर सेक्टर हो, चाहे ओवरऑल 4 जो सेक्टर्स होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, जो औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से आते हैं, ठीक है। आपके जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये 4 को मिला करके। तो चारों को मिलाकर के जो डेटा है, वो डेटा अगर आपको याद है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, तो कम है, 3-4%, 4.5%, 5% के आसपास है। हमने क्लास में लिखवाया हुआ है इस चीज को, ठीक है। तो इससे खुद ही, और ये इंट्रोडक्शन एक लिखने के बाद फिर पैरा चेंज कर देंगे, ठीक है। पैरा चेंज करके क्या बोल लिख देंगे कि चिंताजनक, पहला तो पार्ट है स्टेट ऑफ, और सेकंड इसमें क्या है, चिंताजनक है। दूसरा, भारत में औद्योगिक विकास की स्थिति, एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है चिंताजनक है, ठीक है। चर्चा करते हुए, कारणों की चर्चा करते हुए चिंताजनक है, तो एक ही में हमको लग रहा है कि बिहार औद्योगिक विकास की स्थिति की चर्चा करते हुए और उसी में चिंताजनक वाला डेटा लिख देंगे, आईआईपी के आधार पे या ओवरऑल या कोर सेक्टर का ग्रोथ की क्या स्थिति है। तो इसमें हमें लग रहा है एक ही तरह से, एक ही आप देख लीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, एक ही से हो जाएगा, ये औद्योगिक विकास की स्थिति चिंताजनक है। तो स्टेट ऑफ जो परिचय लिखेंगे, परिचय में ही एक सेंटेंस लिख देंगे कि डेटा, जो डेटा है वो, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है बिहार का भी उसी में पार्ट आ जाएगा, जो स्टेट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया एंड बिहार, वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है, उसके साथ ही आ जाएगा। उसके बाद कारणों की चर्चा करें, ये तो एक हुआ, और दूसरा हो गया कारणों की चर्चा करें, और फिर तीसरा आ जाता है दूर करने का उपाय। ये तीसरा हो जाता है भारत सरकार के उपाय, राज्य सरकार के उपाय, और वहां पे आता है कि भारत सरकार के जो भी मेक इन इंडिया से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। उदारीकरण के लिए जो कदम, लिबरलाइजेशन के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो जाएंगे, इसमें आपका जो एक पैकेज, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो जो उपाय थे उसका, उसमें चाहे बिजली में उदय योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपीज का प्रोविजन किया गया, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया। ये सब बातें एमएसएमई के डेफिनेशन में जो चेंज किया गया, ठीक है। तो ये कंटेम्प्रोरी बातों को थोड़ा ज्यादा लिखेंगे। अब प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप जानते हैं, बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए, उस तरह से रेलवे के क्षेत्र में, सड़क परिवहन में, पोर्ट वगैरह में, हवाई अड्डे में, जहां जहां है, ये सबको लिख करके, और ये सभी उपाय बिहार में लागू हैं। इन उपायों के साथ साथ बिहार सरकार द्वारा भी बिहार में औद्योगिक विकास के लिए उपाय किया जा रहा है, ठीक है। उसकी चर्चा कर देंगे। बिहार सरकार द्वारा भी बिहार में औद्योगिक विकास के लिए उपाय किया जा रहा है, और उसकी चर्चा करने से क्या हो जाएगा, और फिर बिहार की चर्चा करके कंक्लूजन निकाल देंगे। इन उपायों के माध्यम से देश और राज्य स्तर पर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने की कोशिश की जा रही है। विद दीज मेजर्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिससे कि जीडीपी में, जीएसडीपी में इनकी भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ इन रोजगार वृद्धि के, रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल एज इट्स कंट्रीब्यूशन इन प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर कैन बी इंक्रीज्ड। इसकी भागीदारी को प्राथमिक और द्वितीय तृतीय क्षेत्र में इनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। तो पहला क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ डेटा चाहिए, कारण, घरेलू कारण, बाहरी कारण लिख सकते हैं, और कारण में भारत और बिहार दोनों का एक ही साथ लिख दीजिए, रिपीट होगा नहीं तो। बिहार के कुछ अलग से बातें हैं तो उसको बिहार का करके, जब दोनों का लिखते चलिए, कॉमन चीजों को लिखते चलिए, और उसके बाद कुछ अलग है बिहार में तो उस यूनिक बात को बिहार में लिख दीजिए। और उसके बाद इन उपायों को दूर करने के लिए उपाय भारत सरकार में, यहाँ अलग अलग हो जाएगा। भारत सरकार के सारे उपाय, ये सभी उपाय बिहार में लागू है, किंतु इनके अलावा बिहार सरकार द्वारा भी, बिहार सरकार द्वारा अपनी जो भी कुछ कदम, बियाडा का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, ये जो मेक इन इंडिया का है, स्टार्टअप जो फंड है बिहार सरकार का, ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड जो उन्होंने 500 करोड़ का बना रखा है, तो ये सब बातों को लेकर के आप बिहार का फिर कंक्लूजन लिख दीजिए। जीडीपी, जीएसडीपी और एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन में इसकी भागीदारी के लिए क्या क्या उपाय, प्लस अभी जो चुनाव हो रहा है, चुनाव से जोड़ करके, चूंकि अभी नीतीश कुमार जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं क्या करूंगा, स्किल डेवलपमेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, जिससे कि राज्य में ही लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो ये सब बातें इसमें आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद जाएंगे तो 5वां क्वेश्चन, समावेशी विकास का क्या तात्पर्य है, इसके लिए केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करें। व्हाट डज इंक्लूसिव ग्रोथ मीन फॉर दिस, रिव्यू द स्टेप्स बीइंग टेकन ऑफ द सेंट्रल एंड बिहार गवर्नमेंट। यहां पर भी सेम फॉर्मेट आएगा, और इस सेम फॉर्मेट में जाएंगे तो ठीक है, एक समावेशी विकास, अबाउट समावेशी विकास, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। एक क्या तात्पर्य है, बिहार और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों, द्वारा उठाए जा रहे कदम दूसरा हो जाएगा, और समीक्षा करें पैरा चेंज करके तीसरा हो जाएगा, और समीक्षा में लास्ट में डेटा आएगा
कि भाई महिलाओं की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या है, कमजोर तबकों की स्थिति क्या है। ठीक है, नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में स्थिति क्या है, फिर उसी में बिहार की स्थिति क्या है। तब तो चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि विश्व को गरीबी से मुक्त करना, विश्व को एक तरह से विकसित बनाना, सबको शामिल करते हुए विकास करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड यूएन का 17 गोल है, उसमें से 16 इंप्लीमेंटेबल है, 17वां तो कोऑपरेशन को बढ़ाने से संबंधित है। और उसमें नीति आयोग के द्वारा सारे राज्यों का उसमें रिव्यू करके रिपोर्ट जारी किया गया है, तो उसका डेटा सारा याद रखना चाहिए, विशेषकर बिहार के संदर्भ में। अखिल भारतीय और बिहार वाला ये 2 डेटा याद रखना चाहिए 16 के 16 पैरामीटर्स में, और उस फैक्ट को कई जगह अपने आंसर में उपयोग करिए, तो इससे हो जाएगा। तो ये इसमें आता है कि समावेशी विकास का क्या तात्पर्य है। ठीक है, आप जानते हैं कि समावेशी विकास 1990 में अगर जाए, 1991 में जाए, तो भारत के सामने समावेशी विकास चैलेंज नहीं था, विकास चैलेंज था, गरीबी दूर करना, गरीबी हटाओ का नारा। लेकिन अब 2010 के बाद अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 की बात करें, जिसमें समावेशी विकास को मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में तेज, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, फिर समावेशी विकास पे फोकस था, इंक्लूसिव ग्रोथ पे। तो अब जाकर के समावेशी विकास अब की चुनौती है, क्योंकि अब विकास की प्रक्रिया में अमीर और गरीब के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। अब सारे लोग देखेंगे तो पहले भाई साइकिल के लिए स्ट्रगल होता था, अब सब मोटरसाइकिल के लिए स्ट्रगल हो रहा है। सड़कों पे जाइए तो साइकिल वाले कम दिखेंगे, मोटरसाइकिल वाले ज्यादा दिखेंगे। अब चाहे वो दहेज से मोटरसाइकिल आया हो घर में, और चाहे खरीद के आया हो, सारे जितने भी मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो सारे प्लम्बर हैं से लेकर के, और पता लगा पेंट करने वाले से लेकर के, सबके पास मोटरसाइकिल है। कहीं भी जाना है पेंट करने के लिए, सब अपना अपना बढ़िया से पैंट शर्ट पहन के सब गए मोटरसाइकिल से, वहां गए जहां पेंट करना है, ठेका पर ले रखा है, 20,000 25,000 का ठेका ले रखा है, 4-5 गए, 2 दिन 3 दिन में 2,000 2,500 का दिहाड़ी बना के रख अपना वापस आए। तो अब यहाँ पे ये आता है कि अब चैलेंज गरीबी दूर करना नहीं है, उतना ज्यादा चैलेंज नहीं है गरीबी दूर करना। सोचो नवंबर तक पता चला कि भारत में 5 केजी जो अनाज मिलता था जन वितरण प्रणाली के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, उसके ऊपर से 6 केजी अनाज की बात की गई एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। तो आज पूरे देश में अनाज की कहीं कोई चैलेंज नहीं है। नहीं तो भारत में तो पहले दरिद्रता की स्थिति थी, खाना ही नहीं था। ठीक है, तो अब तो अनाज के ऊपर वाली बात है। तो अनाज के ऊपर वाले को बोलते हैं समावेशी विकास, सबको शामिल करते हुए विकास। और इस सबको शामिल करते हुए विकास में कई सारे हैं, गांव और शहर और गांव की तुलना में गांव, अमीर और गरीब की तुलना में गरीब, पुरुष और महिला की तुलना में महिला। ठीक है, इसके अलावा जाएंगे तो उद्योग और कृषि की तुलना में कृषि, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। ठीक है, समावेश, उसमें वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये सब के लिए विश्व बैंक के द्वारा सबसे पहले ये कंसेप्ट प्रतिपादित किया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, और उसके आधार पर सन 2000 में उसके आधार पर भारत में जाएंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं में, 11th 5 ईयर 12th 5 ईयर प्लान में, और उसको फिर बजटीय प्रोविजंस के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो समावेशी विकास को डिफाइन कर लिया। ठीक है, इसके केंद्र और बिहार सरकार द्वारा इसका औचित्य भी वहीं पे एक पैरा चेंज करके लिख सकते हैं। यहां पर भी जाएंगे तो आप गूगल में बड़े अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसी में जाएं तो देखो इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे ही टाइप करोगे इसी तरह का खूब अच्छा डायग्राम आपको मिल जाएगा। और खूब अच्छा डायग्राम मिल जाएगा तो उसको आप अपनी तरफ से अगर चाहें तो उसको बना सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ देखिए आ गया, बहुत सारे डायग्राम इस तरह के आ गए। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या चीज होता है, तो आप इस तरह का कोई भी बना दीजिए, उसके जितने डायमेंशंस हैं इस तरह से डायग्राम बना के आप सर्कुलर फॉर्म में बना दीजिए। एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या आता है, जैसे इसी में जाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, ये रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करना हुआ। आप अपने अनुसार बना लीजिए, इन्होंने अपने अनुसार देख रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जाएंगे तो ऐसे ऐसे डायग्राम। फिर मैं अब यही था, इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे, और इसके बाद ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी वाला तो दूसरे टीचर करेंगे, सुबोध सर करेंगे ज्योग्राफी वाला। तो हम लोग इसमें ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या क्या आया था, एक पार्ट में आया था समावेशी विकास क्या है, दूसरे पार्ट में केंद्र और राज्य स्तर उठाए जा रहे कदम दूसरा पार्ट था, और तीसरा समीक्षा करना तीसरा पार्ट था। और समीक्षा करने के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खैर ये जो 5 टॉपिक हमने जो आपके साथ डिस्कस किया, ये 5 के 5 इस बार एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स वाले में जाएंगे तो 4 ही टॉपिक होता है, एक जनसंख्या वाला, एक गरीबी, बेरोजगारी और समावेशी विकास। तो समावेशी विकास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, ध्यान रखिए।
ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन में 4 टॉपिक होता है मेंस का, और 4 में से पॉपुलेशन डिविडेंड का, पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का और ये इंक्लूसिव ग्रोथ का। ठीक है, अब उधर जाते हैं एग्रीकल्चर में मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन में 3 पार्ट की तो कोई हर क्वेश्चन में 3 पार्ट की जरूरत पड़ेगी ना। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, उससे रिलेटेड डेटा, कृषि की समस्याएं, हर क्वेश्चन में 450 वर्ड का, अगर 400 वर्ड का आंसर लिखते हैं तो आपको समस्याओं को कहीं उल्लेख करना ही पड़ेगा। और फिर उपाय में केंद्र सरकार के उपाय, राज्य सरकार के उपाय, तो एक बास्केट क्वेश्चन है ये आपका फॉर्मेट। और ये बास्केट जो कंटेंट है, इस बास्केट में जो कंटेंट है प्रश्न के डिमांड के अनुसार उसका यूज करेंगे, और जितना इस बास्केट पर कमांड होगा उतना ही अच्छे तरीके से आप उसको आंसर में यूज कर पाएंगे। अगर इस बास्केट पे कमांड नहीं होगा आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए एक बात को। तो ये टोटल इसमें ये आता है। दूसरा क्वेश्चन जो इंडस्ट्रियल वाला था, तीसरा क्वेश्चन एक और था जो ये इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग आप जानते हैं कि भारत में ये उद्योग वाला था, उद्योग वाला में भी आएगा ही स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, औद्योगिक पिछड़ापन के कारण और उसको दूर करने के उपाय। ये एक बास्केट ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, इसका एकदम रटा हुआ सारा फॉर्मेट आपके पास, एक सिनॉप्सिस होना चाहिए पेज पे, और वो आपको याद होना चाहिए। प्रश्न के डिमांड के अनुसार उसका उपयोग करेंगे। बिहार सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या उपाय किया गया है, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी है, बजट में भी है, तो वहां से उसका एक सिनॉप्सिस एक पेज का होना चाहिए ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये आ जाता है। उसके बाद जाएंगे तो इंडस्ट्री समावेशी विकास का है ही। 3 नंबर कृषि आधुनिक तकनीक, ये आधुनिक तकनीक वाला जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी बात है किसानों की आय को दोगुना करना, वेस्टेज को कम करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जो इनपुट कॉस्ट होता है उसको कम करना, सब में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जितने पार्ट हैं ये आप इसको जरूर एक बार देख के जाइएगा, इसका तैयार करके जाइएगा। ठीक है, भारत सरकार और बिहार सरकार का एकदम फैक्चुअली, कहीं क्वेश्चन में समस्याओं का समाधान लिखना है तो वहां पर भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें यह आ जाता है। उसके बाद जाएं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो दूसरा है विकसित बिहार का, ये आ भी सकता है प्रेजेंट वर्तमान में इस बार के चुनाव में जो कुछ भी 7 निश्चय 2 या विकसित बिहार का सपना, विकसित बिहार का आपका लक्ष्य क्या है, आपका रोड मैप क्या है। ठीक है, तो उस तरह से इस तरह के क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है वहां पे। 7 निश्चय अगर नहीं भी पूछता है तब भी आप 7 निश्चय का निश्चय को सबको याद रखेंगे, वर्तमान जो उससे रिलेटेड फैक्ट है उसको याद रखेंगे, और उसका फायदा यह होगा कि कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो जहां रेफरेंस ऑफ बिहार लिखने की होगी और नहीं भी होगा तब भी आप अपनी तरफ से उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पहला वाला तो स्टेट ऑफ, तो ये 5 क्वेश्चन था। इसमें कुछ क्वेश्चन जो रह गया, जैसे कि अब इसमें था नहीं, इसके आगे ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी है तो हम लोग उसको बाद में, माना जाता है कि बाढ़ प्रकृति और ये वो उस तरह से जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन फिर इससे हैं, ज्योग्राफी वाले हैं, जो टेस्ट पेपर में इकोनॉमी ज्योग्राफी है तो उसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब कुछ जो रह गया उसमें, जैसे क्वेश्चन एक आपका नीति आयोग और योजना आयोग, योजनागत विकास का मूल्यांकन, नीति आयोग की उपलब्धियों का मूल्यांकन और योजना आयोग और नीति आयोग में तुलना, एक क्वेश्चन ये रह गया। ठीक है, इसको आप इस पर भी फोकस करिएगा। और उसके बाद WTO की या वर्ल्ड बैंक IMF से रिलेटेड कोई अगर आता है वो पेपर 1 में उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी एक जो पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक है, सार्वजनिक वित्त का, जिसमें कि GST टैक्स सिस्टम हुआ, सब्सिडी वगैरह हुआ, ये सारे के सारे 15 फाइनेंस कमीशन का है। और फिर एक और टॉपिक होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना विकास। और बिहार में जब भी आधारभूत संरचना का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो एनर्जी है, रोड पे ट्रांसपोर्टेशन है, अर्बन डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ एक इरिगेशन फैसिलिटी डेवलपमेंट भी उसका एक टॉपिक होगा। तो ये बात को ध्यान में रख करके आप इसकी तैयारी करिए। और ये एक पेपर हुआ। फिर हम उसी तरह से आपको और साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, और फिर इकोनॉमी का कोशिश करेंगे, जैसे 5 क्वेश्चन और डिस्कस कर दें, 10 क्वेश्चन हो गया। और अदरवाइज जो फुल टेस्ट होगा पेपर 1, पेपर 2 और करंट अफेयर्स, तो उसको भी डिस्कस कर देंगे तो आपका हो जाएगा। बाकी और टीचर ज्योग्राफी वाले, साइंस हिस्ट्री वाले सब लोग आके आपको डिस्कस करेंगे। यानी कुल मिला के आज 3 तारीख है, हम लोग 3 नवंबर है आज, हम लोग 15 नवंबर तक आपको जो कुछ भी यहाँ से होगा, जैसा हमने पहले कहा उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आपको किसी भी तरह के हेल्प की जरूरत है 65th मेंस को लेकर के, आप हम लोगों के पास उस व्हाट्सअप नंबर जो हमने दे रखा है उस पर व्हाट्सअप करिए, उस पर फ़ोन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। और ये सब जो अब आगे जो कुछ भी उपलब्ध होगा वो सब 65th के लिए सब निःशुल्क होगा, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की बात हो चाहे कुछ भी हो, आप सब वहाँ से ले सकते हैं। सब हम रेडी, सारे नोट्स वहाँ पे पहले भी हमने यूट्यूब पे ये सब बातें कही हैं, और हमें लग रहा है कि करीब 250-300 लोगों को हमने ये सब व्हाट्सएप के थ्रू वो सारा PDF भेजा।
और उसके बाद अब फिर अगर किसी को चाहिए तो उसको भेजेंगे, पेपर चाहिए तो पेपर भी सर आपको भेज देंगे, सब व्हाट्सएप पे वहीं पे एक फाइल बनवा देंगे आपको। 1 मिनट में हमें लगेगा, मिथिलेश जी हैं जो सब कोऑर्डिनेट करते हैं, वो आपको 1 मिनट के अंदर में वो आपको आपके व्हाट्सएप पे सारे पेपर आपको भेज देंगे, ठीक है। और उसमें से कुछ कुछ डिस्कस हम लोग करेंगे। लास्ट का जो 3 पेपर की बात हमने किया है, वो 3 पेपर तो सबके लिए कंपलसरी है। जो आप जहां हैं वहां से उसको जरूर लिखिएगा, जो अस्थायी से जुड़े हुए हैं उसको जांच करके उसको वापस मिलेगा, और नहीं तो फिर तो उसका आंसर फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। आपने अगर लिख रखा है तो उसको आप उससे मैच करा लीजिए, जो सुधार हो सकता है आप उसमें सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।